da dim da na na dim 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 da 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 dim da na na dim da dim da na na dim da dim da na na dim। झारखंड राज्य का निर्माण जिस सोच के साथ हुआ था उसमें आदिवासी हितों को सर्वोपरि माना गया था, लेकिन 15 नवंबर 2000 से पहले यानी संयुक्त बिहार में CNT-SPT एक्ट के रहते आदिवासी जमीन की जितनी बंदरबांट हुई उससे कहीं ज्यादा गुना झारखंड बनने के बाद CNT-SPT की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी जमीन के वारे न्यारे किए गए। और ये सब कुछ विगत 14 सालों तक तब हुआ जब झारखंड राज्य पर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा और हेमंत सोरेन जैसे 5 आदिवासी चेहरों ने 9 सरकारों के साथ शासन किया। लेकिन शायद इन मुख्यमंत्रियों की शासन क्षमता ऐसी रही कि आदिवासी जमीनों को संरक्षण न मिल पाया, बल्कि ऐसे लोग भी कमजोर आदिवासियों की जमीन के कारोबारी बन बैठे। इस जमात में राजनेता, अफसर, दबंग, भू माफिया के साथ साथ आदिवासी अधिकारी, यहाँ तक कि आदिवासी हितों की दुहाई देने वाले संगठनों के कुछ लोग भी शामिल हो लिए और विशुद्ध रूप से इनमें आदिवासी संरक्षक भी थे। कथित आदिवासी संरक्षक ही आदिवासी जमीन के दलाल बन बैठे और आदिवासी जमीन का अवैध कारोबार ऐसा नासूर बन गया है कि 6000 से भी अधिक आदिवासी जमीन के मामले में महज कुछ दर्जन आदिवासी रैयतों की जमीन वापस हो पाई है और दखल दिहानी के अभी हजारों मामले तो रांची और आसपास के हैं जो लंबित पड़े हैं। और रांची में आदिवासी जमीन पर बने रिहायशी या अन्य संरचनाओं को खाली कराने या तोड़ने की कोशिश होती है तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आधी रांची साफ हो जाएगी। कमजोर आदिवासी यदि थाने में अपनी अर्जी लगाता है तो भू माफियाओं से वसूली कर या साठगांठ कर थानेदार इन अर्जियों को रिकॉर्ड में न रखकर दफन कर देता है। आदिवासियों की खेती वाली जमीन पर बिल्डरों ने फ्लैट बनाकर बेचकर माल बनाया है और बिल्डर फरार हो गए हैं। तमाम जमीन और जायदाद बेचकर फ्लैट लेने वालों को बेघर होने का डर सता रहा है, यानी बिल्डरों ने इनका शोषण करने के साथ साथ धोखे और दबाव में आदिवासी जमीन की बंदरबांट करने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। वर्तमान में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास के भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी ने साफ तौर पर कहा है, सरकार सजग है लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। लेकिन हर हाल में कानून के दायरे में दोषियों पर कार्रवाई होगी। भुक्तभोगी थाने में जाने के साथ साथ अंचलाधिकारी, DC, यहाँ तक कि भू राजस्व मंत्रालय और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास करें। किसी प्रकार से भी CNT हो, SPT हो, यह जो कानून है और जो कानून का दायरा है उससे किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाए। अगर कोई गलत करता है आप कंप्लेंट लेकर गए, कंप्लेंट दीजिए प्रॉपर अथॉरिटी को, और यदि नहीं उसका समाधान निकलता है हम लोगों के संज्ञान में लेकर के आइए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको किसी को भी राहत नहीं दिया जाएगा, किसी को भी कानून से ऊपर उसको मदद या फिर लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा। ये सरकार का पूर्ण संकल्प है और इसमें कहीं भी एक कदम भी 1 इंच भी दाएं बाएं होने का सवाल पैदा नहीं होता है। आदिवासी जमीनों के अवैध हस्तांतरण के पीछे आदिवासी अधिकारी और राजनेता की मिलीभगत रही है। SAR कोर्ट की भूमिका भी जग जाहिर है। ये पूर्व IPS और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष अरुण उरांव भी मानते हैं। ऐसे आदिवासी माफियाओं को आदिवासियों का दुश्मन ठहराया है और इस तरह के राजनेताओं को चुने जाने पर सवाल भी खड़ा किया है। जो SAR कोर्ट के फैसले हुए हैं वो कौन से अधिकारी थे? जमीन के ज्यादातर कारोबारी हैं, वो कौन से कारोबारी हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन। It is difficult to fight when you have an enemy within. जब दुश्मन घर का हो तो लड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गरीब गुरबा के ज़मीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो वो कोई भी कर रहा है वो मेरा दुश्मन है। फिर मैं वहाँ जाति, धर्म, रीजन, भाषा से मुझे कोई लगाव नहीं रहेगा। मेरे लिए तो वो दुश्मन है और फिर उसी तरह से मैं लड़ाई लड़ूंगा। भाकपा के राज्य सचिव KD सिंह भी मानते हैं कि आदिवासियों को खड़ा कर आदिवासी भूमि का अवैध हस्तांतरण होता आया है और इस अवैध कारोबार में लगभग 400 आदिवासियों की हत्याएं भी हुई हैं। इस राज्य में उसको हम लोग कहते हैं कि अगर राज्य में आदिवासी की जमीन को लूटना है तो माफिया को एक बिरसा मुंडा रखना होगा, तो बगैर बिरसा मुंडा के वे जो है से जमीन आदिवासियों की नहीं लूट सकते हैं। इसलिए हर माफिया के पीछे एक आदिवासी जो है से वहाँ खड़ा है और इसलिए जितने भी आप देखे होंगे कि इधर विगत दिनों
जमीन दलाल की अगर हत्या हुई तो उसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा रहा है और उनकी हत्या इसलिए होती है कि वे डायरेक्ट फ्रंट पर होते हैं और इसीलिए उनकी हत्या होती है। जो बहुत बड़ा दलाल होता है, जो माफिया है, ज़मीन माफिया, वो पीछे होता है, पर्दे के पीछे रहता है, वो पता नहीं चलता है। इसीलिए एक बड़ा संकट है और इस संकट से कैसे झारखंड निजात पाएगा हम नहीं कह सकते हैं। और खुद आदिवासी नेताओं को इस पर सोचना होगा, गैर आदिवासी को सोचना होगा, हमारे जैसे लोग मीडिया को सोचना होगा। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद भगत मानते हैं गैर आदिवासियों ने आदिवासियों को ढाल बनाते हुए सीएनटी एसपीटी को दरकिनार करते हुए जमीन कारोबार किया है और यहाँ राजनेता अफसर खेत खाने वाले बाढ़ की भूमिका में हैं। तो मेरा बहुत सब साफ कहना है कि जो लोग भी यहाँ पर सीएनटी एक्ट का वायलेशन किया, जो यहाँ पर एक जो शेड्यूल 5 एरिया जो है उसका जो प्रोविज़न का वायलेंस किया, गवर्नर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू का सेक्रेटरी हो, चाहे कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, एलआरडीसी हो, सीओ हो, एसआर कोर्ट का जो ऑफिसर हो, ये सारे लोग जो लोग इन्वॉल्व हैं इनको एकदम एकमात्र जो है इसको कॉग्निजेंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए और एक बार डिसीजन दे करके उनको लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि इनको अंदर कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आदिवासी जमीन का मामला कोर्ट में पहुंचने पर भी सुनवाई लंबी चलती है, तब तक इमारतें खड़ी कर दी जाती है और मामला एसएआर कोर्ट में पहुंचने पर कंपनसेशन का ऑफर दिया जाता है। भुक्तभोगी को मानने के लिए मजबूर किया जाता है, इसके लिए धमकी तक दी जाती है और मरता क्या न करता, चंद पैसे में ही मजबूर होकर आदिवासी अपनी जमीन छोड़ देता है।